प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से देश की अर्थव्यवस्था में आई तेजी का दुनिया भर में किया जा रहा है स्वागत। राज्यपाल ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक होने पर दिया जोर। कहा, सरकार सहमति से ले निर्णय। कृषि मंत्री ने कहा, जिला कलेक्टरों को फसल क्षति की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, जिसके आधार पर ही दिया जाएगा मुआवजा। और भारत ने पूरी तरह से कोविड रोधी टीका लगवा चुके 99 देशों के यात्रियों को भारत आने की अनुमति दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महानियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा सरकार को खर्चों से संबंधित किए गए आगाह को सकारात्मक तौर पर लिया गया और इसी वजह से कई फैसले लिए गए हैं। इनका परिणाम है कि अब देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक CAG कार्यालय में पहले लेखा परीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए फैसलों का पूरी दुनिया में स्वागत किया जा रहा है। तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। इसी तरह आपकी तरफ से फिस्कल डेफिसिट को लेकर, सरकारी खर्चों को लेकर लगातार आगाह किया जाता था। हमने आपके कंसर्न्स को सकारात्मक तरीके से लिया। अनयूज्ड और अंडर यूज एलिमेंट्स को मोनिटाइज करने के साहसिक निर्णय लिए। आज इन फैसलों के परिणाम फिर से गति पकड़ रही अर्थव्यवस्था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री ने CAG की इस बात के लिए सराहना भी की कि लेखा रिपोर्ट तैयार करते समय गांव में महिला प्रधानों की भी मदद ली जा रही है। में शामिल किया है तो हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी संस्थाएं इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में जमीन से जुड़कर काम कर रही है। ये इवोल्यूशन, ये अनुभव CAG को और उसके साथ साथ हमारी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। जितनी स्ट्रांग और जितनी साइंटिफिक हमारी ऑडिटिंग होगी, उतनी ही हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट और मजबूत होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि आदिवासी समाज को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है, तभी वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बात राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर गोंड समाज विकास समिति और आदिवासी समाज द्वारा अंबिकापुर के अजीरमा में कल आयोजित सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य अतिथि के रूप में वे शामिल होने पहुंची थी। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज से राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने गोंडवाना भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर गोंड समाज के रीति रिवाजों की झलक भी देखने को मिली। राज्यपाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें आदिवासियों ने जमीन पर कब्जा, पुलिस के मामले और 5वीं अनुसूची के नियमों का उल्लंघन संबंधी शिकायतों के साथ ही कई अन्य जानकारियां दी हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सभी की सहमति से ही किसी तरह के फैसले लिए जाएं। होना पड़ेगा
और संगठित होकर अपनी आवाज को भी उठाना पड़ेगा, तभी कहीं उनको हक और अधिकार मिल सके। आज भी मैंने सुबह से आज सर्किट हाउस में जब मैं मिल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी जमीनों को गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया। किसी के साथ पुलिस से संबंधित मुझे शिकायत आई है। बहुत सारे लोगों को जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम सभा को अधिकार है, अब देखिए कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां प्रदूषण से बचाया जा सकता है, गांव के पास में ही इंडस्ट्री ऐसी डाली जाती है। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है स्टील से संबंधित, वो बोलते कि इससे गांव के पास हो रहा है और वो नहीं चाहते हैं, तो उससे भी मुझे ज्ञापन दिए हैं। कुछ बांध को लेकर भी कि कुछ 10, 12, 15 गांव भी डूबने आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की मांग आ रही है और हो सकता है कि जो भी कुछ हो सरकार उनको विश्वास में लेकर काम करे। गौरतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में जगह जगह अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी के अवसर मिलने पर लैंगिक समानता की दिशा में तेजी से बढ़ा जा सकता है। ये बात मुख्यमंत्री ने कल रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और ऑक्सफैम इंडिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जनजातीय संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और जनजातीय संस्कृतियों में महिला और पुरुष की लैंगिक समानता पर अधिक जोर होता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के समाज में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की दृष्टि से देखा जाता है। मुख्यमंत्री ने टोनी प्रथा को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने महिलाओं का काम करने वाले पुरुषों की आलोचना किए जाने को भी गलत ठहराया। उन्होंने लिंग भेद आधारित व्यवस्था को बदलने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों का गठन कर उनको विशेष रूप से प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं को अपने घरों में और बाहर भी अधिकार मिले और उनके अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए समुचित प्रयास किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को सहेज कर समृद्ध कर हम लैंगिक समानता की दिशा में भी निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने वेबिनार में कहा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य में बेमौसम हुई बारिश से फसलों को किसी तरह का नुकसान होने की आशंका नहीं है। बावजूद इसके जिला कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी इलाके में कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट भेजें और उसी के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि अभी भी फसल खेतों में ही है और किसानों को फसल उत्पादन में किसी तरह की आर्थिक क्षति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में धान खरीदी आगामी 1 दिसंबर से ही शुरू होगी। कोई नुकसान होगा नहीं और जो बहुत अर्ली वैरायटी के फसल किसानों ने अपने खलिहान तक ले आया है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने इस संदर्भ में कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कहाँ कितना नुकसान हो सकता है उसको आकलन करके वो रिपोर्ट भेजेंगे। जहाँ तक धान खरीदी का सवाल है, हमने 1 दिसंबर की तारीख तय किया है। धान खरीदी 1 दिसंबर से ही प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने विपक्ष से भी आग्रह किया कि वे भी रचनात्मक रूप से विरोध करें। आहूत किया गया है, हमेशा इतनी बैठकों की शीतकालीन सत्र होता है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी योजनाओं को लेकर के, गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, हमारी नई योजनाओं को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे। हम प्रतिपक्ष से भी उम्मीद करते हैं वो विरोध करे, रचनात्मक रूप से सुझाव दे। हम उनके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। भारत ने पूरी तरह से कोविड रोधी टीका लगवा चुके 99 देशों के यात्रियों को भारत आने की अनुमति दे दी है। उन्हें अब क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, लेकिन सभी यात्रियों पर लागू होने वाले कुछ मानकों का पालन करना होगा। सरकार चाहती है कि ऐसे यात्री भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखें। इन देशों के यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पूरी तरह टीका लगवाने का स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा और 72 घंटे से
कम समय की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी देनी होगी। इस बीच देश में 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 75 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके पहली डोज और 37 करोड़ 51 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 54,46,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% रह गई है। कल 23,874 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 28 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के 17 जिलों में कल कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। इस समय राज्य में 255 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। कबीरधाम पुलिस द्वारा बाल दिवस के मौके पर चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बच्चों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दोस्ती सप्ताह के तहत कवर्धा में आयोजित समारोह में कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों को रोकना है। उन्होंने कहा कि बालक और बालिका के बीच भेदभाव, बाल विवाह और बाल श्रम रोकने में मदद करने और जरूरतमंद बच्चों की सहायता करने के लिए चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करने के पुलिस को जानकारी दी जा सकती है। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने लोगों से अपील की कि वे बच्चों से संबंधित घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सतर्क रहें और समय रहते ही पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। इस मौके पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंजोर रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत सरकार, महिला और बाल विकास विभाग और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से जिले में चाइल्ड लाइन परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम 20 नवंबर तक चलेगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं वीर स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह के बारे में। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के निकट सराभा गांव में हुआ था। उन्होंने बेसिक शिक्षा लुधियाना में पूरी की। 1912 में करतार सिंह को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सवाल पूछते समय भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, जबकि अन्य देशों के नागरिकों को न्यूनतम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जाने दिया जाता था। इससे युवक सराभा क्रोधित हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। बर्कली में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों के नालंदा क्लब के साथ जुड़ाव से सराभा में देशभक्ति की भावना और परवान चढ़ी। 1913 में जब गदर आंदोलन शुरू हुआ तो करतार सिंह उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल हो गए। सराभा को गदर पार्टी के मुखपत्र गदर के पंजाबी संस्करण का प्रभारी बनाया गया। शीघ्र ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और गदर पार्टी के सदस्यों ने फैसला किया कि मातृभूमि में पैर जमाने और देशवासियों को एकजुट करने का यही सही समय है। 15 सितंबर 1915 को करतार सिंह ने भारत के लिए प्रस्थान किया। वे बनारस में जाने माने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिले और उन्हें गदर पार्टी के 20,000 सदस्यों और कार्यकर्ताओं के भारत आने की सूचना दी। उन्होंने क्रांति की योजना बनाई। दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की योजना की भनक लग गई और उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया। कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे करतार सिंह योजना के अनुसार काम करने से नहीं रुके। वे क्रांति के लिए तैयारी करने के लिए पंजाब चले गए। उन्होंने ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीयों को एकजुट करने और उन्हें आंदोलन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 21 फरवरी 1915 को विद्रोह करने की योजना बनाई गई। इसके तहत मियां मीर और फिरोजपुर छावनियों पर हमले की योजना बनी। इस बीच अंग्रेजों ने तेजी से कार्रवाई की और अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया।
और इस बुलेटिन में इतना ही, और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।